आमिर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले तो 9 मई के वाकयात पर जो कमेटी बनी, आपके ख्याल में 8 माह क्यों लगे इस कमेटी को बनाने में, और पर्पस क्या है इस वक्त कमेटी बनाने का? देखिए, मैं बरह रास्त तो आपको ये नहीं कह सकता कि जी ये फैसले हो चुके हैं और ये करना है, लेकिन जो इस कमेटी की रोशनी में लोगों के तज्जिए आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि कहीं पीटीआई के ऊपर ये चीज आ जाए कि जी ये स्टेट पे हमलावर हुई तो पाकिस्तान दुश्मन डिक्लेयर करके इसको काबीना से मंजूर करा के और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाए कि जी ये पार्टी बैन हो गई है। सही। इसको बैन कर रहे हैं और वो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको ओके नहीं करेगी और उसे 15 दिन में इसका फैसला करना होगा। अगर तो ये बात है तो आपने दिन पूरे गिनवा दिए, तो फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर पीटीआई पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टैंप आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पूरी इलेक्शन कैंपेन से आउट हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई बचगाना काम होगा अब इस वक्त आके। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जो केसेस आप ले गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में, वो फौजी अदालतों में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। गवर्नमेंट को चाहिए, इदारे को, स्टेट को चाहिए कि फिर रिक्वेस्ट करें कि जी जो तफसीली फैसला नहीं आ रहा तो आप लोगों ने इधर भी स्टे दिया हुआ है और उधर फैसले नहीं हो रहे, क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर अगर जून में एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं कि हमारे पास तमाम इतलात मौजूद हैं, कौन प्लानर था, कौन एग्जीक्यूटर था, किन्होंने हमले किए, फिर वो नवंबर में दोबारा फॉर्मेशन कमांडर एक पैरा देते हैं। उस वक्त तो एक पूरी प्रेस रिलीज पूरी इसके ऊपर थी, बीच में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आती रही, बयानात आते रहे। तो भाई लोगों को क्लियर कीजिए कि ये अगर हमला है, जो कि है, मतलब मेरी नजर में, क्योंकि ये कोई खुफिया हमला नहीं था। लोग पीटीआई के थे और वो पाकिस्तान की स्टेट के इदारों पे हमला करने पहुंचे, चाहे वो जीएचक्यू हो, वो शहदा की यादगारें हो, वो आईएसआई का दफ्तर हो, वो कोर कमांडर हाउस हो। तो भाई फिर आप इतने ढीले क्यों हैं? फिर जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजाएं हो जानी चाहिए थी या हो जाएं फौरन। क्लियर करें अपने आप को भी और लोगों को भी इस मखमसे से निकालें कि जो लोग थे जिनकी तस्वीरें, ऑडियो, वीडियोज आपके पास मौजूद है और सारी वो ये नहीं है कि ये खुफिया रिकॉर्डिंग है, ये वो है जो लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पे दी। तो अब इस बहस से हमें निकालना पड़ेगा लोगों को कि जी क्या आप इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं या आप बात करना चाहते हैं। एक तरफ ट्रिब्यूनल्स ने तकरीबन लोगों के बहाल कर दिए हैं, तो वो गिले शिकवे जो पीटीआई के हमें और आपको नजर आ रहे थे वो भी खत्म हो गए कि जी अदालतें तो अपने फैसले कर रही हैं। आपको बल्ला इलेक्शन कमीशन खींचता है, आपको पेशावर हाईकोर्ट का एक जज ये कह के दे देता है कि ये काम 2 रुकनी बेंच ने करना है, और पेशावर हाईकोर्ट में होता ही 2 रुकनी बेंच है इस तरह की पिटीशंस पे। सिंगल लगता है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने किया गलत तो सिंगल बेंच से वापस हो गया। अब इसको समेटना चाहिए क्योंकि अब 13 तारीख बड़ी करीब है जब सिंबल लोगों के हो जाएंगे। मतलब आप एक निगरान हुकूमत की काबीना से इस तरह का फैसला कराने जा रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि बचगाना हरकत अगर इस तरह सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे आपके ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसके साथ साथ आमिर इलियास राणा साहब, हमारा एक मसला अमनो अमान भी है जिसके पेश नजर दरखास्तें जा रही थी इस मामले को जवाज बनाकर कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। अब अमनो अमान के लिए बहुत जरूरी था कि ये जो काबुल में भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे बढ़ता। मौलाना फजलुर रहमान आज गए हैं वफ्द के साथ काबुल। कहा यह जा रहा है कि ये एक निजी नोयत का दौरा है और ये अफगान तालिबान की दावत पे किया जा रहा है, लेकिन टीजेपी, टीटीपी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सदेबाब जरूरी है। अफगान गवर्नमेंट बजाहिर नहीं लगता कि इस पे कोऑपरेट करेगी पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपके ख्याल में मौलाना का ये दौरा बिफोर इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है? जनरल मुशर्रफ सदर थे और शौकत अजीज वजीर आजम थे, तो चौधरी शुजात हुसैन पहली दफा एक जहाज में गए थे, बहुत सारे साफी जिसमें मैं भी शामिल था। हम इंडिया गए थे और उसे कहा गया था पहली दफा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है कि एक आपस में राब्ते बढ़ाएं। चौधरी शुजात पार्टी के हुक्मरान पार्टी के सदर थे लेकिन हुक्मरान नहीं थे। सही। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का वहां जाना, जो आपने कहा जाती नौयत का, जाहिर है वो सरकारी हैसियत दी नहीं जा रही, लेकिन दावत तो उनके वजीर ने आके दी है और जाहिर है कि उनकी कुछ परेशानियां थी, कुछ हमारे यहाँ परेशानी है। हमारी बड़ी क्लियर परेशानी है कि हम चूंकि हमारे पास डिप्लोमेसी में ना लफ्ज जो होना चाहिए वो नहीं होता, हम जज्बाती कौम है। हम समझते हैं जी वो चाइना है, ये सऊदी अरब है, ये तालिबान आ गए, बस हमारा सब कुछ हो गया। नहीं भाई, हर मुल्क अपने फायदे की बात देखता है। क्या सऊदी अरब इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? क्या चाइना और इंडिया आपस में कारोबार नहीं कर रहे? ये यहाँ कुट्टी करके बैठ जाते हैं। पहले हम अपनी कमजोरियां दिखाते हैं, फिर हमारे से फैसले नहीं होते। 5 अगस्त करा दिया वर्ल्ड कप जीत के, ठीक है जी। कश्मीर, उनका तो नारा था कि हमने अपने उसके अंदर एडजस्ट करना है आइन में, उन्होंने कर दिया। अब यहाँ तालिबान के साथ इतनी वो मोहब्बतें, हमारे डीजीआई भी पहुंच गए, चाय पिलाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन रियलिटी पे मबनी गुफ्तगू होनी चाहिए थी कि जो उनका साइज है
उस हिसाब से करें। हमारी बहुत मोहब्बत है, तमाम मुसलमान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉर्डर के आर और पार 2 मुल्क हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बीच में बैठी हुई हैं, तो ये चीजें बहुत पहले क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो अब पिछले दिनों हुई कि जब फिर रोका गया उनके लोगों को कि जी अब आप परमिट लेंगे, कोई वीजा लेंगे, किसी सलीके तरीके से आएंगे। और यहाँ पे डॉलर की गिरने की बड़ी वजह वो है, जो श्याम साहब तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फरूख साहब भी इस पे बहुत काम करते हैं, हमारे जैसे तो इधर उधर से इकट्ठा करके बात करते हैं कि अगर वो मिडल मैन को ना रोका जाता, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे डॉलर 285 रुपए में 60 रुपए हुंडी वाला भी ले रहा था, अफगान गवर्नमेंट का बंदा यानी जो ताजिर मंगवा रहा था, और हमारे लोग जो कंटेनर वापस ले रहे थे, ये पैसे कमा रहे थे और एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही थी। उसके ऊपर जब आपको मैं बताऊं कि गौहर जो हमारे वजीर तिजारत हैं, उनको आके एक बड़ी जबरदस्त किस्म की धमकी दी गई थी, तो उन्होंने उस पर कहा कि मैं कफन पहन के आया हूं आप लोगों के पास, अगर आपने बात करनी है। आप उन्होंने एक दफा बगैर बैंक, वो क्या लफ्ज होगा कि वारंटी के एडवांस पेमेंट के उनको माल भी पहुंचा दिया, और उन्होंने कहा कि अब आपको अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अगर कोई पैसा लेना है, कोई माल मंगाना है ना, तो वो मंगाएं जो आपकी जरूरत है, हम वो आपको लाने देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे बाजार रेशमी कपड़े से भरे पड़े हैं जो सारा स्मगलिंग का है, और 1 रुपया टका नहीं आता पाकिस्तान के अंदर उसकी। इस तरह बेशुमार चीजें हैं, टायर हैं, ऑयल है, तो ये चीजें रुकने से ये पैसे वापस हुए हैं। ये शायद और भी तेजी हो जाती, लेकिन ये जो बीच में हम फंसे हुए ना IMF वगैरह के साथ, तो वो जो प्रेशर है कि आप इस तरह का काम ना करें, लेकिन वो इसको इलीगल भी नहीं कह रहे। तो ये दौरा इन चीजों पे मबनी है कि किसी तरीके से बैकडोर कोई राब्ता बन जाए कि ना तो अफगानिस्तान वालों, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी अशोई हो, उनका भी मुंह मुलायजा पब्लिक में रह जाए उनके लोगों के साथ। वो समझते हैं कि TTP ने उनके साथ उस दौर में ताउन किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे उसामा बिन लादेन की तरह कि जब वो कहते थे हमारा मेहमान है, चाहे मार दो, हम अफगानिस्तान तबाह करा लेंगे। भाई वो करो, लेकिन TTP तो पाकिस्तान की दुश्मन है ना, आम आदमी की दुश्मन है, वो यहाँ के कानून को नहीं मानती। तो या तो उनको वहां पे बाइज्जत रख के शहरी बना लें अपना, और वहीं उनको इख्तियारात दे दें और इधर का रास्ता बंद कर दें, या फिर जैसे हमारी फोर्सेस कहते हैं फिर हवाले कर दें। ये बीच का रास्ता नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान, मैंने इतनी लंबी बात कर दी, बुनियादी तौर पे इसके अंदर एक ब्रिज का रास्ता मेरे ख्याल में बनाने गए हैं कि कोई उनकी भी इज्जत रह जाए और हमारा भी कुछ होता है, यानी दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में कोई चीज हो।